Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। तो दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं आज आपका 10th स्टैंडर्ड वन शॉट सीरीज महाराष्ट्र बोर्ड का लास्ट चैप्टर दैट इज हेरिटेज मैनेजमेंट। ये फुल हो जाएगा वीडियो इस तरह से आपके पूरे जो हिस्ट्री का वन शॉट है वो मैंने कवर कर दिया रहेगा। पॉलिटिकल साइंस का अगला रहेगा। मेक श्योर करें इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी और चैनल को भी अपना प्यार बरसाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड फॉलोइंग अस फॉर थ्रू आउट द जर्नी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हेरिटेज मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन से। इंस्टीट्यूशन लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजियम और तीसरी चीज आर्काइव्स। म्यूजियम क्या होता है? जहाँ पे आप लोग कोई भी सामान देख सकते हो। लाइब्रेरीज में बुकें देख सकते हो। आर्काइव में पुराने कोई भी चीज़ों को स्टोर किया जाता है, जैसे कि पेपर्स, स्पीचेस आर कंजर्व एंड प्रिजर्व हेरिटेज। यहाँ पे हम लोग कंजर्व भी करते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं। प्रिजर्व करना मतलब क्या होता है? उसको लॉन्ग टाइम तक बना के रखना। कंजर्व करना मतलब उसको संभाल के रख रहे हैं, जो भी है उसके अंदर है तो कंजर्व हो रहा है। द म्यूजियम्स एंड आर्काइव स्टोर, देखो ये दो क्या करते हैं? म्यूजियम में डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे आपको, आर्टिफैक्ट्स मतलब चीजें जो बनाई गई हैं मूर्ति की वो भी मिलेंगी, विच आर नॉट एग्जिबिटेड बट आर हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट। नॉट एग्जिबिटेड मतलब क्या होता है? पब्लिक को ओपन करके दिखाते नहीं कि देखिए ये आर्काइव्स है। मतलब कि आप बोलिए कि हमारे अशोक के अगर कुछ लिखे हुए खुद के कागज हैं, पेपर्स हैं, तो उसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि पब्लिक फाड़ दी तो। ओके, दे आर केप्ट इन एन आर्काइव। डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ऐसे साइंस के भी मिलते हैं, हिस्ट्री की भी मिलती है, ज्योग्राफी की भी मिलती है। तो जिसको पढ़ाई करना है, रिसर्च करना है, रिसर्च क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ पढ़ाई, तो वो करना है तो पढ़ लो। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो कौन कौन से सोर्स हैं इसमें आप सारी चीजें पढ़ोगे और क्या क्या आपको चाहिए कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए, अब ये चलेगा। प्रोसीजर फॉलोड फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। क्या क्या लिया जाता है? पहले तो कलेक्ट कर लो जो भी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, समझो आपको कॉइन मिला तो उसको कलेक्ट कर लो। दूसरा, क्रिएशन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड इंडेक्सेस। तो ये नया वाला है, तो जो पुरानी जगहों पे बुक था कि यहाँ पे हम लोग को ये सब कॉइन मिले, उसमें ये कॉइन का नाम डाल दो, रिकॉर्ड बना दो उसका। प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड टेक्स्ट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट। अगर ऐसे ही कभी समझो कि प्रिजर्व, अब कंजर्वेशन देखो कैसे होता है, प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं? जो पेपर का जो कंडीशन चाहिए उसके लिए, ताकि वो सालों साल चलते रहे, तो प्रिजर्वेशन करिए मैन्यूस्क्रिप्ट और ओल्ड टेक्स्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब खुद से लिखी हुई किताबें। एग्जीबिशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड बुक्स आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट। एक बार ये सारी तीन चीजें कर लिया आपने, अब क्या करिए? उनको एग्जिबिट, लोगों को दिखाइए, ऐसे ग्लास में करके रखिए सो दैट कि पीपल कैन वॉच। टेकिंग रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑल दी अबव। पांचवा स्टेप बोलता है कि इसके लिए ट्रेनिंग ले लो ताकि आप ये चारों चीज कर पाओ। नेक्स्ट, टास्क स्टेप्स टेकन एंड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो पहले सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या क्या हो सकते हैं वही कर लेते हैं। मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? दिख रहा हूं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या हो सकते हैं? चलिए यहां से लिखते हैं। ओके, दिख रहा हूं? लेफ्ट से लिखना पड़ेगा। एक तो है ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज में क्या हो सकता है दोस्तों? टू कलेक्ट एंड कंपाइल फोक टेल्स। फोक टेल्स मतलब स्टोरीज, ओके, एंड फोक सॉन्ग्स। तो ये ओरल है, मतलब किससे बोली जाती है? माउथ के थ्रू बोली जाती है दोस्तों। तो वो आप कंपाइल करिए, मतलब क्या करिए? जमा करिए, कलेक्ट करिए उस चीज को। क्लासिफिकेशन, तो देखो कलेक्शन, कंपाइलेशन के बाद है क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कंपाइल्ड सोर्सेस। तो एक बार पता चल गया कि वो सोर्स मिल चुका है, तो उसको देखिए, क्लासिफाई करिए कि कौन से एरा के, अशोकन एरा का है या फिर मौर्यन एरा का है, कौन से एरा का है वो पता करिए और उसको हिसाब से वहां पे रख दीजिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज कंपाइल्ड सोर्सेस। इंटरप्रिटेशन मतलब थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ाई भी कर लीजिए, समझदारी भी दीजिए, सो दैट कि पब्लिक उसके बारे में अगर आती है देखने को तो बोलो कि ये एरा का था, ये ईयर का था, ये राजा का था, इस टाइम पे ये रानी थी, इतने घोड़े थे, ये सब थोड़ा इंटरप्रिटेशन भी करिए, उसका बता भी दीजिए। अब जैसे डांसिंग गर्ल है, वो ऐसे करके खड़ी है, तो उसको इंटरप्रेट करिए कि ऐसे क्यों खड़ी है, उस टाइम पे क्या थे, इंटरप्रेट करिए तो मजा आएगा ना पब्लिक को। एंड पब्लिशिंग द रिजल्ट रिलेटेड टू रिसर्च। पब्लिश करिए मतलब पब्लिक को दिखाइए कि कुछ रिसर्च हुआ है। तो
अब नेसेसरी ट्रेनिंग, अब जो बंदे ओरल सोर्सेस को जाएंगे तो उनको क्या चाहिए, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी पता है। सोशियोलॉजी मतलब क्या, सोसाइटी के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड उन लोग को बातें पता होनी चाहिए। समझो कि अगर मैं जाता हूँ छत्तीसगढ़ के किसी ट्राइबल इलाके में, अब मुझे मालूम नहीं है कि वो लोग क्या है अटैक करते हैं, तो मेरी सोशियोलॉजी की नॉलेज कम थी, मालूम पड़ा गया था रिसर्च करने और मेरी बैंड बज गई, मैं खुद रिसर्च और हिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। और प्लस वो लोग क्या बोले, कैसी उनका कल्चर है, वो सब पहले से पता होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा जानना ही चाहिए एटलीस्ट। तो वो पढ़िए आप। सोशल साइकोलॉजी, देखो यही बोल रहा था कि वो जो ट्राइबल लोग हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो अंडमान निकोबार में जो आइलैंड्स है वहां पे क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे सेंटिनली जैसे आइलैंड है, हम लोग वहां पे किसी को जाने नहीं देते। ठीक है, शॉप में वो लोग क्या करते हैं, सीधा अटैक करते हैं, मार डालते हैं। तो साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी जानना हम लोग को। माइथोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स। माइथोलॉजी मतलब क्या, उनसे रिलेटेड जो पुरानी स्टोरी है, जो उनके देवी देवताओं की रही होंगी, और उसके साथ ही साथ आपको लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लाइब्रेरी साइंस मतलब अगर आपने पूरी इंफॉर्मेशन कर ली, तो यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है इसको स्टोर कैसे करते हैं, लाइब्रेरी या म्यूजियम में कहाँ पे रखते हैं, कैसा रखना है, अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो उसको कैसे बताना है कि भाई ये बहुत रेयर चीजें हैं, कैसे तू रख रहा है। तो उसको वो लाइब्रेरी का नॉलेज होना, और आईटी का भी नॉलेज होना चाहिए। आज तो हर एक चीज का है, ऑनलाइन वर्ल्ड में हमारे को बोलते हैं कि सैटेलाइट्स के थ्रू कंट्रोल होता है, तो उसको वो नॉलेज भी आना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट करते हैं हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, तो हिस्ट्री में हर एक, देखिए हर एक फील्ड का अपना रिसर्च होता है, एक तरीका होता है। तो हिस्ट्री तो आप जानिए, और हिस्ट्री में रिसर्च कैसे करते हैं, बहुत सारे मेथड कैसे हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वैसा मेथड आप फॉलो करिए। नेक्स्ट, रिसर्च, रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये सब क्या करना है, इनको हम लोग को पब्लिक में दिखा देना है। रिसर्च करिए, रिपोर्ट बनाइए और आर्टिकल्स लिखिए, उस पर पब्लिक को दिखा दीजिए। तो ये सब, और ये सब से रिलेटेड भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि पब्लिक को क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब आते हैं यहाँ पे रिटर्न सोर्सेज, ओरल सोर्सेज होगा, रिटर्न सोर्सेज। बच्चे जनरली सब लोग जानते हैं कि देखो यहाँ पे हर एक चीज आएगी, लेकिन आप लोग गलती कहाँ पे करोगे, देखो आप पहली बात तो पिक्चर चलो उसकी हो सकता है, आप लोग ना कॉइन्स को सोचोगे कि वो नहीं है। दूसरा देखो, कॉपर प्लेट हो सकता है, क्योंकि इन सब पे लिखा जाता है ना गाइस। तो सी से कॉइन, सी से कॉपर प्लेट। और एक चीज थी पिक्चर। अगर ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आता तो बच्चे इसको रिटर्न रिकॉर्ड नहीं लिख पाते। तो ध्यान रखिए, जिस चीज पे भी लिखा गया दैट विल बी रिटर्न रिकॉर्ड। तो मैंने हाईलाइट करके पिक्चर बता दिया, कॉइन्स बता दिया और कॉपर प्लेट, तो ये इसको जरूर लिखना। फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन नेसेसरी केमिकल्स, तो देखिए ये सब क्या है, रिटर्न है। तो कभी कभी क्या होता है, कॉइन्स के ऊपर जंग लग गया रहेगा, अब उसको एकदम पानी से एसिड में डाल देंगे तो उसका लिखाई ना गायब हो जाए, तो केमिकल का नॉलेज बहुत जरूरी है। एंड क्लीनिंग ऑफ दी सोर्सेज विल टू बी डन। समझ गए, जैसा हम बताया था, कॉइन अगर पूरा उस पर लेयर चढ़ गई डर्ट की और उस पर रस्ट लग गया है, तो उसको कैसे हटाना है, क्या हाथ से मैकेनिकल चीजों से हटा सकते हैं या फिर केमिकल ट्रीटमेंट देना, और तो कौन सा केमिकल, हार्ड केमिकल या सॉफ्ट केमिकल, ऐसा समझना पड़ेगा। historical value of the collected documents to be ascertained। मतलब क्या होता है, ये हम लोग नहीं बोलते डिस्कवरी पे बोलते हैं कि अरे ये बहुत रेयर डॉक्यूमेंट है, खुद हमारे ये कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, कौटिल्य, एक सेकेंड, कौटिल्य जी ने लिखी थी, तो ये रेयर है, उनकी खुद की लिखावट है, तो उसका असर्टेन करिए कि ऐसे डॉक्यूमेंट बहुत थे या एक ही चीज है। पब्लिश रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड एडिटेड डॉक्यूमेंट्स। एडिटेड मतलब जो चीज़ें करेक्ट की गई, कि जैसे कि पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पास्ट में वो चीज़ गलत बताई गई, तो उसको एडिट करके दिखा दीजिए कि अब ये सही इन्फॉर्मेशन है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये रिटर्न से रिलेटेड, तो पहला क्या लिखोगे आप लोग, जो जो चीज़ें इसका पार्ट है। दूसरा क्या लिखोगे, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रिजर्वेशन का केमिकल का नॉलेज बहुत जरूरी है। एंड थर्ड जो वैल्यू उसका, देखिए कितना पुराना है, कितना उसका वो है, स्ट्रेंथ है उसकी, असर्टेन करिए उसी को, लास्ट में रिसर्च करिए, रिपोर्ट करिए उसको, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करिए। नेसेसरी ट्रेनिंग, अब नेसेसरी ट्रेनिंग किस में चाहिए, जैसे वहां पे हमने ओरल वाले में सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी देखा था, आईटी का नॉलेज होना चाहिए था बंदे को। फिर इसी तरह से उसको हम लोग बोल रहे थे लिंग्विस्टिक का नॉलेज होना चाहिए, सोशल साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, जब ओरल चीजें बता रहे थे, क्योंकि बात ही करके होंगे ना। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए रिटर्न वाले में, देखो अब कुछ चीजें लिखी गई हैं, तो उससे रिलेटेड जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट क्या होता है गाइज, जो हम लोग जो लिखते हैं,
लैंग्वेज क्या होता है जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आई एम अजय, अच्छा लिखो मैं अजय हूं, मैं अजय हूं, ये मैंने लिखा इंग्लिश में, लेकिन मेरी लैंग्वेज कौन सी थी, हिंदी थी। तो इसको जो लिखते हैं उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। नो डाउट मैंने पहले भी बताया, लेकिन फिर से बताना क्योंकि कुछ बच्चे इसी चैप्टर के थ्रू जुड़े होंगे तो ओके। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये सब अलग अलग थे, मोदी जी स्क्रिप्ट एंड पर्शियन स्क्रिप्ट, मोदी स्क्रिप्ट है, मोदी जी मत लिख देना नहीं तो आप लोग लिख क्या हो गया। नॉलेज ऑफ वेरियस स्टाइल्स ऑफ, देखो स्टाइल्स मतलब अलग अलग थे, फोक स्टाइल था, क्लासिकल स्टाइल था, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, स्कल्पचर क्या होता है 3D, और ये हमारा कैसा होता है 2D। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स पता होना चाहिए, देखो अगर स्टोन जो है वो सॉफ्ट है गाइस, तो आप उसको जो ट्रीटमेंट दोगे वो इसी हिसाब से दोगे ना, क्योंकि वो गल जाएगा, ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग लिखे हैं, सही लिख रहे हो यार, लेफ्ट हैंड से भी। इंफॉर्मेशन ऑन टाइप्स ऑफ पेपर, समझ रहे, पेपर का नॉलेज, इंक कौन सा था एंड कलर्स कैसे थे, तो उस टाइम पे जैसे नेचुरल कलर यूज होते थे क्या, कि आर्टिफिशियल कलर यूज होते थे, ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए बंदे को। इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो ये सब सारी चीजें आपको लिखनी है गाइस, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन, सेम देखो यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन्स एंड ये, लेकिन ये किससे रिलेटेड था, हम लोग को ध्यान रखना है कि स्टाइल से रिलेटेड था। और यहाँ पे क्या लिखना है इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी वॉल पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे लिख देना, उसके अंदर होल मतलब छेद कर करके लिखना वैसा। नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट, केमिकल्स यूज इन वेरियस प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, तो केमिकल्स का आगे से मालूम पड़ा, पूरा जो पत्थर मिला था रे और उसको जला ही डाले, पूरा अपन एसिड में बर्न कर डाले तो क्या ही फायदा, मेटल पूरा गायब हो गया, तो ऐसा नहीं, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अबाउट अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखो आईटी का नॉलेज तो बंदों को सबको होना चाहिए आज के जमाने में दोस्तों। यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि उसको पता है होना चाहिए कि ये चीज कैसे बेहतरीन तरीके से दिखाई जा सकती है, ओपन रखना है कि क्लोज डोर में रखना है या ग्लास के उसमें रखना है, कैसे करवाना है लोगों को, तो वो सब भी नॉलेज बंदे को होना चाहिए। अब बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडिशंस, लिटरेचर, कल्चरल डायनेस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ द पास्ट सोसाइटीज, तो देखो वो हम लोग एक बात बोले थे ना गाइस कि उसको रिसर्च करना है, रिपोर्ट करना है, एनालाइज करके लोगों को सामने, अब उसके लिए उसको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए ना, कि डायनेस्टीज कौन सी थी, अगर मैं 300 बीसी में बोलूं तो इंडिया में मौर्यन एम्पायर था, तो ये सब पता रहना चाहिए, किंग कौन था उस टाइम पे, कल्चर कैसा, सोसाइटी कैसी थी, लोग लड़ाई झगड़े बहुत करते थे क्या, रिलीजन कैसा था, ये सब के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, तभी तो रिसर्च कर पाएगा। तो इसी तरह से आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, तो ये जो अब आप जो किया है सब, ये सब के बारे में राइटिंग रिपोर्ट सब किया, उसको पब्लिश कर दो, दिखा दो पब्लिक को। नेक्स्ट, मटेरियल सोर्सेस, अब मटेरियल सोर्सेज में आ रहा है गाइस, एक था पहला वाला ओरल, अरे भाई पहला वाला था हमारा ओरल, फिर सेकंड था हमारा हमारा रिटर्न, अब हम लोग आ रहे हैं मटेरियल दिखेगा, तो आर्टिफैक्ट्स मतलब जो हमारे को ध्यान रखना है कि जैसे बिल्डिंग्स हो गई, उस टाइम के मटेरियल थे वो सब, वो इसके अंदर आएंगे। टू क्लासिफाई collected artifact associated with the historical date and type and methods and theories and to be prepare indexes, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को पहले पता नहीं चाहिए कि वो जो हमारा आर्टिफैक्ट्स है जो हम लोग को मिला है, समझो कि जो आर्कियोलॉजी में मिला है, जमीन के नीचे खोद के निकाल के मिला है या कहीं दबा पड़ा था, वो जो स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग है, उसकी हिस्टोरिकल कहाँ है, आर्किटेक्ट वो कहाँ पे था, उसका डेट क्या था, टाइप एंड मेथड्स एंड थियरीज, तो मतलब इसको क्या होना चाहिए, अब वो सब पता चला तो उसको रिसर्च करने का तरीका कैसा रहेगा, कौन सा मेथड अप्लाई करेगा और कौन सी थियरी लगाएगा, कि उस टाइम पे सोसाइटी जो थी वो कंजर्वेटिव थी या फिर बहुत ओपन माइंड थे, तो वो सब मेथड अपाएगा एंड टू प्रिपेयर दी इंडेक्सेस, तो एक बार मालूम पड़ गया पूरा चीज तो इंडेक्स बना देगा कि देखिए ये जो हम लोग पहले से बने हुए थे अशोकन एरा में ये वाला पार्ट ये है जो मैंने पता किया मटेरियल के थ्रू। टू कंप्लीट नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल मतलब हाथ से साफ करना, कोई भी ऐसे फिजिकल फोर्स है, केमिकल मतलब केमिकल्स लगा के साफ करना, ऑफ क्लीनिंग एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन फिर से वही, टू अरेंज एग्जीबिशन फिर से वही,
पब्लिश रिसर्च आर्टिकल, फिर से वही। अब आता है इसमें एक अलग पॉइंट, टू क्लासीफाई फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू बी क्लासिफाइड एंड टू प्रिपेयर इंडेक्सेस। कभी कभी क्या होते हैं, जो इंसान दबा हुआ है, जो एनिमल दबा हुआ है, जो प्लांट दबा हुआ है, वो भी तो मटेरियल है, लाइव मटेरियल है वो। अब उसको भी आपको कंजर्व और प्रिजर्व करना है, और उसको पब्लिक को शो कैसे करोगे, वो सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसी हिसाब से उसके रिलेटेड रिसर्च करिए और ये सब करिए और इंडेक्स उसका बनाइए कि ये हमारा हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन में जो डॉग मिला था अपने मालिक के साथ, ये सब सारी चीजें। टू एग्जिबिट सिलेक्टेड फॉसिल्स एंड रेप्लिकास। फॉसिल क्या होता है गाइस, जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल जो जमीन के अंदर दबे रहते हैं सालों से, तो उनको दिखाइए, और दिखाना है कि नहीं दिखाना ये भी देखिए, और कैसे दिखाना है, साथ सो दैट कि पब्लिक डिस्टर्ब ना करे। तो 2 पॉइंट मेरे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बाकी सब तो देखो ये वाली तो फिल्म सेम है, ये वाली भी सेम है। सिर्फ यहाँ पे क्या रखना है, थोड़ा सा याद रखना है कि आर्टिफैक्ट्स का नाम लिखना है। अब नेसेसरी ट्रेनिंग, अब बंदा अगर जमीन के नीचे से खोद के निकाल रहे चीजें, तो आर्कियोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए ना, कि कैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहाँ पे कौन से मुझे कौन से बुक से वो इन्फॉर्मेशन निकालना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मालूम पड़ जाएगा, तो उसके नॉलेज होना चाहिए, और कौन से मेटल मटेरियल यूज होंगे, अक्वेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। तो ये सब दब चुके हैं ना, तो ये पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में पता रहना चाहिए उसको। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रीजनल मटेरियल लाइक स्टोन्स, मिनरल्स, मेटल्स, डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे आप लोग देखे थे ना राम सेतु, उनको पता चल जाना चाहिए तुरंत, पेपर वेपर को देख के, राइटिंग को देख के, मटेरियल को देख के, कि ये तो उस जमाने की है जो इस जमाने में। कुछ लोग जैसे कि समझो, मैं क्या था, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का चोर था। तो मैंने क्या किया, उस जगह की जो डांसिंग गर्ल थी, जो कॉपर की डांसिंग, वो चुरा के लेके आ गया मैं, और अचानक से मैंने रख दिया उड़ीसा में। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि उड़ीसा में इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं मिला, तो वहाँ की सिविलाइजेशन अलग थी। अब बंदा देखते ही समझ जाना चाहिए कि किसी ने लाके रखा था यहाँ पे। बात समझ रहे हो? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे था? पाकिस्तान और हमारे पंजाब के पास, महाराष्ट्र में भी है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, तो कश्मीर में भी मिला था। तो ये सब जगहों से, लेकिन वहां उड़ीसा में कोस्ट में कैसे चला गया ईस्ट में, तो उसको तुरंत समझ जाना चाहिए, सब क्लासीफाई कर पाना चाहिए वो सब। चलो, नॉलेज अबाउट इक्विपमेंट एंड केमिकल्स, देखो फिर से रिक्वायर्ड टू क्लीन आर्टिफैक्ट्स। नॉलेज स्किल ऑफ मेकिंग रेप्लिकास, तो देखो यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे ना, जो एग्जिबिट करना चाहता है, देखो रेप्लिका, उसका कॉपी, तो उसका कॉपी बनाना, कैसे कॉपी बनाया, तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ना। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द अप्रोचेस ऑफ अरेंजिंग एग्जीबिशन, तो एग्जीबिशन कैसे रखना है, स्कूल के बच्चों को डेली बेसिस पे रखना, कि हर बार हर दिन 6 से 8 बजे आ जाओ, तो मतलब बोलते हैं ना 6 से 8 या 8 से 8 के बीच में खुला रहेगा, या फिर कुछ पर्टिकुलर डेज पे ही ओपन होगा साल में एक बार, डिसाइड करिए उस चीज को। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स, ठीक है, रिसर्च करिए, उसके रिपोर्ट्स लिखिए कि क्या आपने मिला। अब आते हैं सम फेमस म्यूजियम्स इन दी वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, देखो गोश बच्चों, पिछला तो हमने देख गया सोर्सेज और ट्रेनिंग, सोर्सेज एंड ट्रेनिंग, सोर्सेज एंड ट्रेनिंग तीनों के, ओरल, रिटन और मटेरियल के। अब आएंगे म्यूजियम, अब ये वाला पार्ट इजी है। अब जो टफ पार्ट आता है गाइस, वो इंसाइक्लोपीडिया वाला आता है बच्चों को, और वो मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे कैसे याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लूं, ब्लू ब्लू हो जा रहा है। लेट्स सिलेक्ट पिंकी पू। पहला आता है ल्योर म्यूजियम, अब हमने पहले भी किया था ये। अब ये कहा था, रॉयल फैमिली फर्स्ट, it only had antiquities collected by the royal family of France। तो पहले जो राजा लोग थे ना वहाँ के, तो उनके पास जो ऐसे अतरंगी चीजें थी, जो एंटिक चीजें थी, बस उसी को रखा गया था, किसके अंदर, हमारे ल्योर म्यूजियम के अंदर। द एंटिक्विटीज ब्रॉट बाय नेपोलियन, क्योंकि फ्रांस का एक बहुत बड़ा राजा था नेपोलियन, फ्रॉम हिज कॉन्केस्ट इंक्रीज इट्स कलेक्शन। तो पहले कुछ राजा लोग ने रखा था, फिर हमारा नेपोलियन भाई ने बढ़ा दिया, वहां पे और सामान लेके आके रखने लगे। द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा बाय लियोनार्डो द विंसी इज इन दिस म्यूजियम, ल्योर म्यूजियम में ही है दोस्तों। अब आप लोग को अगर कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जाइए ल्योर म्यूजियम और देखिए लियोनार्डो द विंसी की फेमस मोनालिसा की पेंटिंग। आज के दिन में बात करें, इसके पास है मोर देन 3,80,000 क्या आर्टिफैक्ट, सामान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड, 18th सेंचुरी की बात हो रही है दोस्तों। सर हैंस स्लोन, अब ये कौन थे, ए नेचुरल साइंटिस्ट थे, मतलब नेचर से रिलेटेड रिसर्च करते थे। हैंडेड ओवर सीई 71,000 ऑब्जेक्ट्स इन हिज कलेक्शन टू द किंग ऑफ इंग्लैंड जॉर्ज टू। तो राजा कौन थे, जॉर्ज टू। अब उन्होंने क्या किया, अपने जो नेचर में उन्होंने जो कलेक्ट किया था, जैसे कि 71,000 ऑब्जेक्ट्स को, वो ये राजा को दे दिया, जॉर्ज टू को।
इट इंक्लूडेड मेनी बुक्स, पिक्चर्स, स्पेसिमेंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स, हर्बेरियम। हर्बेरियम वो जगह जहाँ पे प्लांट्स के फॉसिल्स को या प्लांट्स को स्टोर किया जाता है। तो उन्होंने बहुत सारी बुकें भी दे दी थी राजा को, पिक्चर्स भी दे दी कि लो ये देखिए उस टाइम पे की जो ड्राइंग थी, ऐसी सारी चीजें दे दी जॉर्ज टू को। कलेक्शन ऑफ द म्यूजियम इंक्रीज विद द एडिशन ऑफ आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स, आर्ट एंड एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स है, तो ये याद रखना। और आ गया तो ये कहाँ से आए थे, ये ब्रिटेन वाले जानते हैं कि नहीं, जैसे कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार है ये लोग लेके चले गए, ऐसे टीपू सुल्तान की जो तलवार थे लेके, तो ये लोग लेके चले गए थे। तो अपनी कॉलोनी, अफ्रीका में जो कॉलोनी थी, इंडिया में जो कॉलोनी थी, वहां से सामान उठा के कहाँ लेके जाते थे, अपने म्यूजियम में लेके जाते थे। तो बाद पहले तो ये बंदे ने सर हैंस स्लोन जो नेचुरल साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया। सेकंड, ये लोग अपनी जहां जहां कॉलोनी थी वहां से आर्ट और ऑब्जेक्ट आर्टिफैक्ट्स लेके आते थे। आज कितना इसका 80 लाख ऑब्जेक्ट है, देखिए क्या ही बात है। अतरंगी फिरंगी लोग थे ये लोग, बोलते ना अफलाता वाता कर रहा था ये। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये बोले तो किधर, यूएसए में, पिछला वाला किधर, इंग्लैंड में, वाशिंगटन डीसी, 1846 में होना ना। दिस म्यूजियम इज मैनेज बाय दी स्मिथसोनियन सोसाइटी इंस्टीट्यूट। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट मतलब वहाँ के एक बोलते हैं ना कॉलेज टाइप है, वो मैनेज करती है इसको। इफ इट स्टोर्स, ये बनाने वाले ने कुछ भी लिखा, इट स्टोर्स स्पेसिमेंस ऑफ, देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें होना, फॉसिल्स होना। फॉसिल्स क्या होते हैं, जमीन के नीचे जो चीजें, प्लांट और एनिमल जो दबे रहना, ठीक है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स। मिनरल्स भी होना, मिनरल्स मतलब पत्थर, रॉक्स, रॉक्स मतलब ये रॉक्स क्या, पत्थर छोटे छोटे होते हैं, या फिर आयरन कॉपर होना, ये सब मिनरल्स के पार्ट। रॉक्स मतलब एक बड़ा सा ऐसा टुकड़ा होना, ह्यूमन के फॉसिल्स भी होना, एंड आर्टिफैक्ट्स, 3D स्कल्पचर और ये सब सारी चीजें, चाकू वीकू भी होना। इट स्टोर्स मोर देन 12 करोड़ स्पेसिमेन। पिछला वाला देखो, एक लॉजिक देखो, इसमें कितने थे हमारा, इसमें 80 लाख थे, पिछले वाले में उससे कम थे थोड़े, 3 लाख थे, तो 3,80,000, और ये 80 को लो, नेक्स्ट वाले में लिख देना 80 लाख। इससे आगे बढ़ो, यूएसए वाले के पास, हमारे पास 12 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे याद करना होता दोस्तों। चलो म्यूजियम इन इंडिया कर लेते हैं अभी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बताइए इसका नाम आप लोग ने और किसी चैप्टर में सुना है। इन कोलकाता स्टैब्लिश्ड इंडियन म्यूजियम, तो ये लोगों ने, ये सोसाइटी ऑलरेडी थी, ये लोग ने इंडियन म्यूजियम बनाया। फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया इन 1814, 18 4 कम करो 14, तो 1814 में। द गवर्नमेंट म्यूजियम स्टैब्लिश्ड इन चेन्नई in the 1851, see was the second museum in India. अब आते हैं, द नेशनल म्यूजियम was established in the दिल्ली in 1949। ये बोलो तो आजादी के बाद की बात है, होना कि नहीं होना, समझ गया कि नहीं। तो पहला नाम लिखोगे हम लोग का इंडियन म्यूजियम। देखो बात कितना अलग अलग हो रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सब में इंडियन लिखा है तो कहीं पे गवर्नमेंट लिखा है, देखो सेम, और लास्ट वाले में नेशनल लिखा है। नेशनल म्यूजियम ये किधर को होना, कोलकाता में, ये किधर होना, चेन्नई में, और नेशनल मतलब देश प्रेम की भावना किधर होना, दिल्ली में। ऐसे ही याद करने के लिए लिख लो, मैच द फॉलोइंग आता है इसमें से। चलो कलरा चेंज करना है, व्हाइटा वाला ले लूँ क्या, रेडा वाला लेने ना। इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज इन दी म्यूजियमोलॉजी। म्यूजियोलॉजी मतलब क्या, म्यूजियम से रिलेटेड जो होता है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली, ठीक है। सयाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा में, महाराज यहाँ पे होना चाहिए, महाराज सयाजी राव, ठीक है। कोलकाता यूनिवर्सिटी सेम कोलकाता में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू जिसको बोलते हैं पब्लिक, वाराणसी में। अलीगढ़, अलीगढ़ नाम में ही आ गया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो अलीगढ़। शिवाजी यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है, ग्वालियर में आता है ना, जी बोल रहे हो तो जी लिख देना, समझे, इजी टीजी क्रियोजी। अभी आते द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। अब देखो स्टोरी कैसे बनती है। टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, देखो इंग्लैंड 3 पार्ट में बट, अरे यूके, अरे हमारा ग्रेट ब्रिटेन 3 पार्ट में, नीचे होना वेल्स, बीच में होना शायद से इंग्लैंड, एक बार चेक कर लेना, और ऊपर होना स्कॉटलैंड। ये तीनों को मिला के बनता है ग्रेट ब्रिटेन, और यहाँ पे डाल दो अपना ये आयरलैंड का, नदर्न आयरलैंड डाल दो, तो ये हो जाने का टोटल 4 कंट्री मिलके बन जाने का यूनाइटेड किंगडम। अब आप लोग को यूनाइटेड किंगडम क्या होना, ग्रेट ब्रिटेन क्या होना, और इंग्लैंड क्या होना, तीनों में फर्क मालूम पड़ना। चलो
तो वहां से जो वेल्स से एक राजा आए थे टू इंडिया टू सम इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ म्यूजियम इन मुंबई। तो ये क्या किए, जब ये आए तो इनकी जो खुशियां आई थी कि प्रिंस ऑफ वेल्स आए, प्रिंस ऑफ वेल्स आए, ऐसे बताने के लिए, तो इनके उस मौके को बहुत यादगार बनाने के लिए बोले कि एक म्यूजियम बना देते हैं अपन। द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग वॉज लेड ऑन द 2 नवंबर 1905 एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड इन अपना 1922। कितना साल ले लिया बाबा, 17 साल लगता है। 17 सालों में लोग ने पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। और ये कौन था, प्रिंस ऑफ वेल्स आए तो उसके नाम के, उसकी खुशियों के लिए। द म्यूजियम वॉज नेम्ड एट प्रिंस ऑफ वेल्स द वेस्टर्न इंडिया। देखिए इनकी औकात देखिए, वेस्टर्न इंडिया प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम पर रखे थे। 1998 सीई में था, ठीक है। इट वॉज रीनेम्ड एज छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। 1998 में क्या किया, ये पहले था जब बना तब, इस टाइम पे था सॉरी। और 1998 में हमने क्या कर दिया, इसका नाम हमारे ग्रेट वॉरियर, ग्रेट, जिसके बाद हमारी पूरी इंडिया बोलते हैं ना, कस्में वादे खाते हैं उनके नाम की, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रख दिया, इसका नाम चेंज कर दिया। द म्यूजियम बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड इन इंडो गोथिक स्टाइल। इंडो मतलब क्या, जो हमारे को मालूम है जो स्टाइल है इंडिया और ब्रिटेन में जो बनाने के स्टाइल है उसको मिला के कुछ कॉमन सा बनाया गया है। एंड हैज बीन अवॉर्डेड द स्टेटस ऑफ ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग। मतलब क्या, अच्छी ग्रेड की बिल्डिंग है। अब यहाँ पे क्या, दे कलेक्टेड 50,000 एंटिक्विटीज ऑफ दिस म्यूजियम हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो 50,000 है तो 3 पार्ट में बांटा, एक तो आर्ट, दूसरा आर्कियोलॉजी एंड थर्ड इज नेचुरल हिस्ट्री। जो नेचर से आई उसको बोले नेचुरल हिस्ट्री, जो लोगों ने बनाया उसको बोले आर्ट्स, और जो जमीन के नीचे हुए थे उसको बोले आर्कियोलॉजी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्या करता है, देखो ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी बुकें रहती है तो उसमें क्या रहता है, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। लाइब्रेरी साइंस इज क्लोजली रिलेटेड टू लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द एजुकेशन फील्ड। तो देखो इसमें ना, अगर आप लोग को लाइब्रेरी का साइंस मतलब कैसे अरेंज करते हैं, काका कैसे, तो 3 चीज़ें, जो जिसको मैनेजमेंट आता हो और जिसको आईटी के नेट पे भी डालना है, और जो फील्ड में उसका इंटरेस्ट, अगर हिस्ट्री रिलेटेड तो वो हिस्ट्री के हिसाब से अच्छे से रखेगा कि अशोका नेहरा की बुक एक जगह रखेगा। फिर हमारे जो ये सब सारे म्यूजियम्स है, लाइब्रेरी ना, फिर हमारे आगे बात करें कि विश्वगुप्त हम लोग बात करते तो उनका एक जगह रखेगा, तो उसको हिस्ट्री का नहीं पता, जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये अगर 3 चीज हो जाती है तो आपको लाइब्रेरी की साइंस आ जाती है। Artifacts are kept in museum, books in libraries, and manuscript which are exhibited not preserved in the and manuscript which are not exhibit preserved, कुछ तो हो गया गलती यहाँ पे, which are not exhibited होना चाहिए, प्रिजर्व्ड इन दी आर्काइव्स। तो 3 चीज हो गए, म्यूजियम में आर्टिफैक्ट सामान रखते हैं, बुक्स लाइब्रेरीज में रखते हैं, और मैन्युस्क्रिप्ट मतलब खुद के हाथों से लिखी हुई जो चीज़ों को हम लोग को लोगों को दिखाना नहीं है उसको रखते हैं आर्काइव्स में। बुक्स आर कलेक्टेड, कंपाइल्ड, क्लासिफाइड, ये लोग हम लोग पहले भी किए थे, सिस्टमेटिकली प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व, तो पहले से कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, पहले तो कलेक्ट करना है, कंपाइल मतलब फिर जमा करना है, और क्लासीफाई करना है मतलब कि कौन सी जगह है। तो पहले दूसरी जगह से बहुत जगह से लाओ, जमा करो, फिर उसको वापस से क्लासीफाई कर दो, फिर उसके बाद क्या करना है, कंजर्व और प्रिजर्व करना है। डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर डन विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। डिसमिनेशन मतलब अगर समझो कि हम लोग को पब्लिक यहाँ पे बहुत सारी बुक रखी है, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसको क्या कर दो, कंप्यूटर पे डाल दो, और पब्लिक जिसको जिसको चाहिए जाके ऑनलाइन पढ़ ले। तो डिसमिनेशन मतलब इंफॉर्मेशन को बांटना। मेकिंग ऑफ बुक्स, मेकिंग बुक्स अवेलेबल टू द रीडर्स व्हेनेवर दे रिक्वायर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो देखो अगर अगर किसी बंदे को पढ़ने का इंटरेस्ट है तो लाइब्रेरी गया तो उसको जब जरूरत हो, भाई इतना तो होना चाहिए क्योंकि लाइब्रेरी में जाके वो पढ़ पाए, और इसी को बोलते हैं लाइब्रेरी साइंस, और इसी को बोलते हैं जो लाइब्रेरी बेहतरीन है। मालूम पड़ा लाइब्रेरी क्लोज है, मालूम पड़ा बंदा नहीं आया, फिर मालूम पड़ा हम लोग को कि ये बुक नहीं देंगे, तो इसमें मजा नहीं है। क्या फायदा फिर लाइब्रेरी का, और क्यों उसको जमा किया, सिर्फ ऐसे रखने के लिए। पढ़ने दीजिए लोगों को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्लीस्ट लाइब्रेरी देखो, द लाइब्रेरी एट तक्षशिला, अगर हमारा ये प्यारा भारत है तो यहाँ पे तक्षशिला था, पाकिस्तान जो करंटली यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान था, तक्षशिला, तो ये 5th सेंचुरी बीसी में, और इज द अर्लीस्ट नोन लाइब्रेरी। सबसे पहले बताते हैं, द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ असुरबनीपाल, द असरियन एम्परर इन दी मेसोपोटामिया, 7th सेंचुरी बीसी की है। मेसोपोटामिया आप लोगों को मालूम है, इराक का साउथ वाला पार्ट मेसोपोटामिया एम्पायर था।
लाइब्रेरी इन अलेक्जेंड्रिया, ये इजिप्ट का पार्ट है। 4th सेंचुरी BCE की यहाँ पे लाइब्रेरी मिलती है। अगर आप लोग पूरा मैप देखोगे यहाँ पे अफ्रीका का ऐसा है, तो यहाँ पे जो कंट्री है वो इजिप्ट है। तो आप लोग इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया का नाम लिखोगे, द रॉयल का नाम हमारे मेसोपोटामिया में, और तक्षशिला का नाम हमारे इंडिया में। सरस्वती महल ग्रंथालय, ग्रंथालय क्या होता है? जहाँ पे लाइब्रेरी को ग्रंथालय बोलते हैं। सरस्वती महल ग्रंथालय वॉज बिल्ड इन बिटवीन 16 to 17 सेंचुरी एट तंजावुर, तमिलनाडु, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नायक डायनेस्टी। नायक डायनेस्टी मतलब नायक रूलर थे। ये हमारे का जगह कहाँ पे है? तंजावुर, तमिलनाडु में। और नाम क्या है? सरस्वती महल ग्रंथालय। कौन सी सेंचुरी में? 16 to 17 सेंचुरी में। व्यंकोजी राजे भोसले and his successors expanded and enriched it, adding to its collection। तो ये जो हमारे कौन से दो मतलब जो बंदे रहेंगे, पहला नाम आएगा वेंकटजी राजे भोसले, एक इन्होंने, और इनके जो जो इनके दोस्त थे, मित्र थे, जो इनकी फैमिली थी, उन्होंने इसके अंदर और सामान ला के रखा। फिर सरफोजी राजे भोसले हैड अ मेजर शेयर इन दी एक्सपांशन ऑफ दिस लाइब्रेरी। तो पहले देखो यहाँ पे भी वेंको जी राजे, फिर यहाँ पे सरफो जी राजे, ऐसे याद रख लो। भोसले तो दोनों का सरनेम है, वो दोनों ने काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा किसने था? सरफो जी राजे ने किया। द लाइब्रेरी वॉज रीनेम्ड एज तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती मंडल लाइब्रेरी। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग, तंजावुर जगह का नाम था वो भी डाल दिए, जिसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनका महाराज जी का भी नाम डाल दिए, और जो ओरिजिनल नाम था वो भी रखे। चलो 1918 में इसको कर दिए। लाइब्रेरीज इन इंडिया, तो फिर से नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, और वहां पे नेशनल म्यूजियम कहाँ पे था दोस्तों? देखो नेशनल वाला म्यूजियम कहाँ पे था? वो था दिल्ली में। कंफ्यूज मत होना गाइस, देखो म्यूजियम में मतलब जहाँ पे आर्टिफैक्ट सामान रखते हैं, ये लाइब्रेरी बुक रखते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी न्यू दिल्ली में, नेहरू जी का नाम एन से है तो न्यू दिल्ली याद रख लेना। लाइब्रेरीज ऑफ एशियाटिक लाइब्रेरी एंड डेविड सैसुन की लाइब्रेरी कहाँ पे? देखो डेविड सैसुन लग रहा है ना, बाहर का कैथलिक नाम है, तो मुंबई में बाहर से लोग आए थे तो मुंबई का रख दो, ठीक है। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद, तो पूरे इंडिया के सेंटर में है, मतलब थोड़ा ऐसे दिमाग लगा कि पूरे इंडिया के सेंटर में कहीं हैदराबाद आएगा, तो वहां पे दे देना स्टेट सेंट्रल हैदराबाद। मैच द फॉलोइंग के लिए आर्काइव्स, रियल में देखी जाए तो अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ तो हमारा हैदराबाद जो चीज़ें हैं वो आएगा अभी प्रेजेंट डे तेलंगाना बॉर्डर पे, ठीक है। आर्काइव्स, the preserved documents with important contents in their original condition। तो पहले बात डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ये कैसे इंपॉर्टेंट है और इनको ओरिजिनल कंडीशन में रखते हैं। आप क्या आज ऋग्वेदा देख सकते हो, देखो आप ऋग्वेद यजुर्वेद शाम में बुके हैं, लेकिन क्या ही मजा आएगा जैसा जो जिस बंदे ने पहली बार लिखा था उस चीज को, वो वही कंडीशन में मिल जाए, मजा आ जाएगा दोस्तों कि कैसे लिखा था उन्होंने, समझे? तो वैसे ही तो ये करते हैं, मेक इंडेक्सेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो कहीं ना कहीं जाके बाहर एक वो ऐसा पेज लगा रहता है कि इतने वाले रो में ये वाला जो चीज़ है इसमें सब वेद से रिलेटेड बुक है, तो इंडेक्स बनाओ, ठीक है। मेक एन एक्यूरेट सिस्टम ऑफ रिट्राइवल, ऐसा सारी चीज़ें बना के रखिए कि जब जरूरत पड़े तो उसको निकाल पाए, क्योंकि भाई आर्काइव गाइस दोस्तों किलोमीटर में भी हो जाए तो कुछ छोटी बात नहीं होती है। इतना बड़ा एरिया की बात कर रहा है, ऐसे अरेंज होते हैं सब। तो अब जब चाहिए आपको तुरंत आप निकाल के लेके आने चाहिए, तो वैसा रिट्राइवल का भी सिस्टम बना के रखिए। ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन ऑपरेशन आर कंप्यूटर, तो आज तो हर एक चीज आप देख लो गाइस, कोई भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे, क्योंकि लोगों को चाहिए। नो चेंजेस आर मेड इन द डॉक्यूमेंट्स केप्ट इन द आर्काइव्स एंड हेंस दे आर रिलायबल। क्योंकि अपने ओरिजिनल स्टेट में थे तो गाइस कुछ चेंजेस भी नहीं करते, तो ये बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं। फर्स्ट आर्काइव इन इंडिया, फर्स्ट ऑफिशियल आर्काइव इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन कोलकाता, फिर से 1831। क्योंकि गाइस कोलकाता में क्या हो रहा है आप लोगों को पता है कि नहीं? ब्रिटिश जो लोग आए थे पहले वो कैपिटल कहाँ पे बना के रखे थे? कोलकाता में। बाद में वो लोग जो थे दिल्ली में शिफ्ट किए थे, ओके। इसलिए आप लोग बहुत सारी चीजें कोलकाता में पाओगे, ओके। शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1911 एज द इंपीरियल रिकॉर्ड ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये जो आर्काइव पहले बनाए थे इंपीरियल रिकॉर्ड करके बनाए थे, कि इंपीरियल मतलब क्या होता है? जो उनका जो राजा, जो ग्रेट राजा लोग हैं, ब्रिटिश इंपीरियल्स थे, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। द 1998 सी इट वॉज मेड एसेसिबल फॉर द पब्लिक बाय देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायण। तो देखिए गाइज इसको पब्लिक को एक्सेस करने को दे दिया, लेकिन क्या दूर से पढ़ने को देते हैं, मतलब कि वो डिस्प्ले होता रहेगा तो पब्लिक जाके देख सकती थी, वो आर्काइव जगह पे जा सकती थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं टच कर सकते। आर्काइव्स कम अंडर द कल्चरल मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री मतलब कौन सी हमारी गवर्नमेंट का पार्ट देखते हैं, कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर आती है। दीज आर्काइव्स
हैव पेपर्स इन ऑल द लैंग्वेजेस फ्रॉम द 1748। देखो ये बना कभी 1830, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट कहाँ तक के हैं, तो बाद में लाके रखा गया इसमें और 1748 तक का। पेपर्स केप्ट इन आर्काइव्स आर क्लासिफाइड एज पब्लिक रिकॉर्ड, ओरिएंटल स्टडीज, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड प्राइवेट रिकॉर्ड्स। तो पब्लिक रिकॉर्ड, प्राइवेट रिकॉर्ड याद होगा। तो पब्लिक रिकॉर्ड में मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी बातें होंगी, प्राइवेट में मतलब किसी एक बंदे राजा रानी से रिलेटेड बातें होंगी, ओरिएंटल स्टडी मतलब जो ब्रिटिश वालों की जो स्टडीज थी उससे रिलेटेड, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब खुद के हाथ से लिखा जो जो चीज़ों लोगों ने उसको रखा गया। तो 4 पार्ट में बांटा गया है। इंसाइक्लोपीडिया, देखो गाइस अभी मैं इंसाइक्लोपीडिया के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है गाइस, देखो किसी भी चीज के बारे में हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन, जैसे आप लोग डिक्शनरी देखिए, वर्ल्ड में जितने, अब देखो और कोई भी डिक्शनरी में क्या होता है, जितने भी वर्ड बोले जा सकते हैं लोगों को मैक्सिमम चीजें उस डिक्शनरी के अंदर मीनिंग के साथ दी जाती है। लेकिन क्या बोलूं उसके अंदर सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश के, नहीं 100% तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है कि नहीं है। ऐसे ही बुकों को बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। तो आप लोग के नजर में डिक्शनरी क्या होनी चाहिए, एक इंसाइक्लोपीडिया, जहां पे क्या बताते हैं मीनिंग, कोई भी वर्ड की मीनिंग। तो वो इंग्लिश हम लोग जनरली इंडिया में कौन से पढ़ते हैं, इंग्लिश। ऐसे हिंदी की भी आती है, संस्कृत की भी आते हैं। अब चलो हम लोग मीनिंग वाले बुक छोड़ देते हैं, अब एक टॉपिक लेते हैं इंडिया से रिलेटेड। अब इंडिया से रिलेटेड उतनी ही मोटी, उतनी कई ज्यादा, उससे भी कई ज्यादा जगहों पे इंडिया, क्योंकि बहुत वास्ट, बहुत बड़ी हिस्ट्री और बहुत बड़ा जगह है ना, तो ऐसी बहुत सारी बुकों लिखी गई हैं, बहुत बड़े ज्यादा ज्यादा ज्यादा। बंदे को जब एक साथ कर दिया जाए 10 वॉल्यूम, मतलब 10 टाइप की बुकें बना दी जाए और इतना इंफॉर्मेशन रखा गया इंडिया के बारे में, तो उसको भी क्या बोलेंगे, इंसाइक्लोपीडिया। फिर अगर मैं ले लूं, समझ लो महाराष्ट्र के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, उसके पास से लेके आज के प्रेजेंट तक। अब लिखते गए लिखते लिखते बहुत सारी बुकें हैं, एक साथ रखेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वो बुक में मिलेगी, समझे, तो इसको बोलेंगे इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, एक कोई टॉपिक पे बहुत वास्ट नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से जब रखा जाए तो उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। और सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग के घरों में क्या रहता है, डिक्शनरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग, इंसाइक्लोपीडिया मीन्स कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स। तो जो भी टॉपिक का आपको नॉलेज कंपाइल करना है, नॉलेज का जो बुक बनाना है, उसका जो भी जो भी उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट मिले, नॉलेज को जमा कर लो। इंफॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडिया इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिकली कंपाइल्ड। तो ऐसा नहीं होता है, जैसे कि आप देखोगे ना डिक्शनरी में पहले अल्फाबेटिकली ए आता है, फिर ए के बाद उसके अंदर हम लोग और अरेंज करते हैं, तो ए वाले पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। तो एक सिस्टमैटिक तरीके होते हैं कि रीडर फट से, जिसको आर से वर्ड खोजना है, समझे कि उसको पता करना है र्यूटर क्या होता है, ठीक है, तो पहले आर वाला खोलेगा, फिर आर के बाद ए वाले सीरीज होती है, फिर आर के बाद बी आर सी ऐसा कुछ होगा, फिर आर डी, फिर आर ई में जाएगा, आर ई में बहुत सारे वर्ड होंगे, ए आर ई ए बी, ऐसे करके सिस्टम है। वो सब बंदे को पता है कि र्यूटर कहाँ मिलेगा। तो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन रखी थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसाइक्लोपीडिया इज टू मैनेज एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। इसके बारे में ध्यान रखना कि सबसे पहली बात क्या है, हर एक चीज़ को बहुत सारी जगहों से लेके आओ, जमा करो, एक बुक बनाओ और ये इंफॉर्मेशन को किस तक फैलाना है, पब्लिक तक फैलाना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बेनिफिट्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, पहला क्या होता है, फायदे क्या होते हैं इंसाइक्लोपीडिया, नॉलेज देखो सबको मिलेगा, एक्सेसिबल टू रीडर्स, जो पढ़ेगा उसको मिलेगा। इट फुलफिल्स एंड सेटिस्फाइज द क्यूरियोसिटी ऑफ द रीडर्स। अगर किसी को बोलना रहे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड वो स्क्रिप्ट जो हम लोग को पता नहीं, वो जानना चाहता है, क्यूरियोसिटी है, क्या मालूम किसी ने ऐसे लिखा हो कि मेरे नज़र में शायद से वो ये लैंग्वेज में, अरे उसका मीनिंग ये है, तो क्यूरियोसिटी को फुलफिल करता है। कॉज द कंफ्यूजन ऑफ रीडर्स, जो क्यूरियोसिटी को फुलफिल किया और जो कंफ्यूजन था उसको खत्म किया। Encyclopedias inspired to carry out more research. They enrich the existing knowledge. तो वो क्या करते हैं, अब मेरे पास क्यूरियोसिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो समझो कि मैं क्या, वो किसी बुक लिख, किसी ने ऐसे ही जानबूझ के लिख दिया था कि इसका जो वो लोग ने लिखा है स्क्रिप्ट, इसकी मीनिंग है। मैंने पढ़ा, मैं बोला अरे यार ये तो ये लिखा है, और पता करता हूँ। तो क्यूरियोसिटी बढ़ी, मेरा डाउट सॉल्व हुआ, लेकिन मैं और आगे पढ़ने के लिए रेडी हुआ, रिसर्च करने के लिए रेडी हो गया, नॉलेज को और बढ़ा दिया मेरे। इंसाइक्लोपीडियाज आर इंडिकेटर्स ऑफ स्टेट एंड कल्चरल मैच्योरिटी ऑफ द सोसाइटी। वो क्या दिखाता है, समझो सारे बंदे पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, सब लोग पास्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो कितनी अच्छी सोसाइटी ना, कि सोसाइटी पास्ट को जानना चाह रही है, सोसाइटी पढ़ाई लिखाई कर रही है और वो लोग पढ़ते लिखते हैं। और जो सोसाइटी ऐसा पढ़ाई लिखाई कर रही है, कितनी अच्छी सोसाइटी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बंदा रिसर्च भी तो करेगा,
आप सोचिए, ऐसे साइंस से रिलेटेड भी रिसर्च होते हैं ना गाइस। देखो इंसाइक्लोपीडिया में हिस्ट्री नहीं होती सिर्फ, साइंस भी होता है। मैं भले एग्जांपल हिस्ट्री का ले रहा हूँ क्योंकि आपकी हिस्ट्री की बुक है, साइंस से रिलेटेड पूरा बुकें पढ़ते जा रहा है, कौन कैसे आगे पढ़ा, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ रहे हैं, और ऐसे करते करते उसके अंदर इंटरेस्ट जागेगा, उसकी क्यूरियोसिटी, वो रिसर्च करेगा और देश में एक दिन बहुत बड़ा रिसर्च करके दिखाएगा। तो इससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा इंसाइक्लोपीडिया, जितने ज़्यादा रीडर्स, उतनी ज़्यादा वो मैच्योर सोसाइटी होती है। Encyclopedias are created as per the intellectual and cultural needs of the society। तो आप पाओगे इंडिया में हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन साइंस से रिलेटेड बहुत सारे हमारे हिस्ट्री बता के दिखाएं, क्योंकि हम लोग क्या है उसमें अभी बहुत सारे लोग साइंस पढ़ते नहीं है। मतलब आप बच्चे ले रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं, 5 से 10 लाख लोग पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ फॉर्म भरते हैं, 5 लाख से 10 लाख है, उसमें भी साइंस वाले कितने होंगे। तो इस तरह से पुराने जमाने के बारे भारत में हम लोग कितने लोग हैं, मोर देन 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं ना। तो सब लोग साइंस जानते कि नहीं, लेकिन सबकी क्यूरियोसिटी हिस्ट्री जानने में, पॉलिटिक्स जानने में है। बात समझे। तो वो क्या दिखाता है, सोसाइटी सोच किधर रही है, इंटेलेक्ट कहाँ पे उनका। धीरे धीरे इंडिया में भी आज से 10, 15, 20 साल बाद हम लोग भी साइंस वाली सोसाइटी हो ही जाएंगे, अभी भी अपन और हो जाएंगे। फीचर्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, देखो इसके क्या फीचर्स होते हैं। एक्यूरेट होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, मतलब जो टॉपिक पे लिखना उसी पे, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखना है तो उन्हीं से रिलेटेड बातें लिखेंगे। मेटिकुलसनेस, मतलब कि आपको नॉलेज जो है टॉप नॉच का मिलता है, ठीक है, टॉप नॉच नॉलेज मिलता है आप लोग को एक्यूरेसी के साथ। अपडेट भी होता रहता है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होता है कि रीडर जैसा कंफर्टेबल हो। तो ये 5 चीजें रहती हैं, एक्यूरेसी उसके पास रहेगा, अपडेशन उसके अंदर होता रहता है, ऑब्जेक्टिविटी रहती है, मेटिकुलसनेस रहता है उसके अंदर कि एकदम टॉप नॉच का नॉलेज, एक्यूरेसी आप उस पर बिलीव कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। तो 5 चीजें हो गई। फॉर्मेट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, देखो encyclopedias are arranged according to alphabetical ऑर्डर और एज पर द ऑर्डर्स ऑफ टॉपिक, जैसा जिसका इंटरेस्ट है। कभी कभी हम लोग ए बी सी वाले टॉपिक से भी करते हैं, या तो पहले करते हैं स्टोरी लेते हैं, 1800 में क्या था, 1801 में क्या था, 1802 में क्या था, या तो फिर हम लोग ले लेते हैं कि एम्पायर वाइज कि मौर्यन एम्पायर का पहला राजा कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, जो भी रहे वो अपने टॉपिक के हिसाब से अरेंज करते हैं। इंसाइक्लोपीडियाज आर मेड अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड सब्जेक्ट, तो आपने जो टॉपिक चुना है उसके हिसाब से। अगर आप जानना चाहते हो कि ले लेते हैं ब्रिटिश की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, ये टॉपिक है, तो उसके हिसाब से पूरा इंसाइक्लोपीडिया बनेगा। इंसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इवेंट्स के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एंड पर्सनालिटीज के ऊपर, तो बंदे के ऊपर भी रहेगा। फिर उस टाइम पे जो भी, अगर समझो किसी इवेंट के, अगर पानीपत के युद्ध के बारे में, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में आप जानना चाहते हो, इवेंट के ऊपर भी हो सकता है। पर्सनालिटी का अगर आप लोग जानना चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, या फिर वी डी सावरकर जी के बारे में, चापेकर ब्रदर्स के बारे में, तो हम लोग पर्सनालिटी के ऊपर भी बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट के ऊपर भी, आजादी के ऊपर बना, कॉन्सेप्ट है सब, फ्रीडम के ऊपर बना सकते हैं हम लोग, नेशनलिज्म के ऊपर बना सकते हैं, तो इसके ऊपर लिख सकते हैं दोस्तों। Okay. For the convenience of the readers, an index is provided at the end of the encyclopedia। तो आप लोग क्या देखते हो, आपके टॉपिक में अभी चैप्टर स्टार्ट होते ही पहले आपको प्लेज आता है, फिर आप लोग को हमारा जो नेशनल एंथम है वो आता है, फिर आप लोग को इंडेक्स आता है ना। इंसाइक्लोपीडियाज में जनरली जो अच्छी बुकें रहती है गाइज, आप लोग आगे जो रिसर्च करोगे इंडेक्स पीछे दिया रहता है, और उसमें क्या रहते हैं, चलो आगे आएगा वो भी। इंसाइक्लोपीडियाज कैन बी क्रिएटेड एंड रिटन बाय अ सिंगल एडिटर और अ कमिटी ऑफ एडिटर्स एंड एक्सपर्ट इन ईच सब्जेक्ट। तो चाहे तो आपको अगर नॉलेज अच्छा का तो आप अकेले ही बुक लिख दो इंसाइक्लोपीडिया की, या तो ग्रुप ऑफ पीपल या कमिटी बना के लिख लो आप लोग, लेकिन लिख सकते हो, ठीक है, या स्पेशलिस्ट आके लिख सकते हैं। अब जैसे कि समझो अगर एपीजे अब्दुल कलाम को लिखने को बोला जाए स्पेस साइंस के ऊपर, तो अकेले लिख सकते थे ना, एक्सपर्ट थे फील्ड में। या फिर हम लोग सारे जो हमारे इसरो के जो ये हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको लेके बुला के बोल दें कि आप स्पेस साइंस पे लिखिए, तो वो भी लिख सकते हैं, तो इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा, ठीक है। 6 टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, पहला आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर आर गिवन। सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड को और क्या बोलते हैं, एंड डिफरेंट गिव्स एटमोलॉजी सिमोलॉजी एंड डिफरेंस, शायद से मेरे को लग रहा है अपोजिट्स भी होते हैं। एटिमोलॉजी मतलब क्या होता है, जो हम लोग के वर्ड के, एटिमोलॉजी मतलब वर्ड से रिलेटेड पढ़ाई करना। जैसे आंगन, आंगन मीन्स क्या होता है, पास्ट में होता था, क्या आज क्या होता है, तो वैसे सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं। बरामदा क्या होता है, वैसे इट गिव्स एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं फ्रेजेस, वर्ड्स की मीनिंग बताता है। डिक्शनरीज आर क्लासिफाइड इन टाइप्स सच एज कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज पहला, दूसरा डिक्शनरीज ऑफ टर्मिनोलॉजी,
टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी टर्म को बताते रहते हैं। एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी मतलब क्या होता है, हमने जैसे बोला कि वर्ड या कोई मुहावरे या फ्रेज से रिलेटेड, जैसे नाच ना आए आंगन टेढ़ा, इसका क्या मतलब, ये सब। सीजस, डिक्शनरीज ऑफ इडियम्स, फिर प्रोवर्ब्स। अब इडियम्स क्या होता है, अगेन इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एटिमोलॉजी, जो लोग बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, उसमें भी इडियम्स आते हैं, तो वो इडियम्स की भी मीनिंग बताएगा कौन, हम लोग को, डिक्शनरीज। तो ये सब हमारे डिक्शनरीज के टाइप थे। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया, विश्व कोश बोलते हैं उसको। देखो, इंसाइक्लोपीडिया को कोश बोला जाता है हमेशा, कोश। ये कॉम्प्रिहेंसिव है तो मतलब विश्व, पूरे वर्ल्ड का नॉलेज रहेगा इसके अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टू टाइप, वन encompassing information on all subjects, it give essence of ऑल दी सब्जेक्ट्स, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो ये लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर समझो आपको ब्रिटेन के किंग के बारे में जानना है तो जान जाओगे, उससे जो छोड़ो इंडिया के किंग के बारे में जानना है वो भी इसके अंदर रहेगी, वो भी छोड़ो, आपको साइंस के बारे में कुछ जानना है वो भी इसके अंदर रहेगा। अब आपको जानना है कि समझो फॉसिल्स के बारे में, जमीन के नीचे कौन कौन दबाता, कोई टॉपिक सर्च करो मिल जाएगा। तो ये क्या, हर एक सब्जेक्ट पे जो हमारा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, हर सब्जेक्ट पे। Another type of comprehensive encyclopedia includes information on any one chosen topic. भारतीय संस्कृति कोश, तो ये एक टॉपिक है ना, जैसे भारतीय संस्कृति मतलब कल्चर। अब इंडियन कल्चर के ऊपर जितनी चीजें आप लोगों की, इस्लाम क्या था, हिंदुइज्म क्या था, सिखिज्म क्या था, तो इसी तरह से हम लोग कपड़े कौन से पहनते हैं, सारी चीजें रहेंगी। तो एक तो हो सकता है किसी भी टॉपिक पे, और दूसरा टाइप किस पर, सिर्फ एक टॉपिक पे। इंसाइक्लोपीडिक लिटरेचर, कोश, देखो कोश मतलब इंसाइक्लोपीडिया बोल दिया, सदृश, इंफॉर्मेशन ऑन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट को बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। एक्सपर्ट्स आर कॉल्ड टू राइट ऑन डिफरेंट टॉपिक। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र जीवन के, तो इसमें एक्सपर्ट। ईयर बुक, ठीक है। मनोरमा, ईयर बुक मतलब क्या होता है, पूरे साल में गवर्नमेंट ने क्या क्या उसकी बुक होती है, और सेम मनोरमा में भी है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंडिया ईयर बुक। ये भी सारे टॉपिक है, डिफेंस से रिलेटेड, फिर इसी से स्टेट से रिलेटेड, फिर हमारे कल्चर से रिलेटेड, फिर हमारे इससे बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट में क्या हुआ, फिर हमारे ओशंस में, नेवी में क्या हुआ, इसी तरह से साइंस में इंडिया ने क्या किया, फिर इसी तरह से लिटरेचर में, सारे टॉपिक का एक बुक आता है कंपाइलेशन, 1.5-2 हज़ार पेज का, उसको बोलते हैं इंडिया ईयर बुक। अब इंडेक्सेस, देखो इंडेक्सेस बोला था, आगे बताऊंगा। इंडेक्सेस मींस लिस्ट, इट मोस्टली गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। तो अच्छी बुकों में, जो बहुत मोटी बुक होती है उसके पीछे दिया जाता है। तो अगर आपको कोई वर्ड सर्च करना है, कोई मीनिंग सर्च करना है, किसी पर्सन को सर्च करना है, तो वो सब इसमें मिलेगा। देखिए, लिस्ट ऑफ नेम्स, पर्सनैलिटी मेंशन्ड इन द बुक, सब्जेक्ट्स, प्लेसेस, रेफरेंस बुक्स, की वर्ड्स आर गिवन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कोई भी चीज आपको ढूंढना है, पर्सनैलिटी, कोई भी जगह का नाम, अगर वो बुक में है तो वो पीछे दिया रहेगा। इंडेक्सेस आर यूजफुल एंड हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ नासिक के बारे में जानना है, तो नासिक कहाँ कहाँ पे, समझो नासिक जाके पीछे सर्च करोगे, लिखेगा 105 पेज नंबर पे है, तो नासिक में उधर 105 पे जाओगे, उधर नासिक से रिलेटेड वर्ड मिल जाएगा। एंड इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियोडिकल्स वॉज प्रिपेयर्ड बाय दी SG या डाटे, ठीक है। तो मराठी पीरियोडिकल्स मतलब, मराठी पीरियोडिकल्स जो मतलब कि जो कुछ दिनों में बार बार आती रहती है, उससे रिलेटेड जो थी इन्फॉर्मेशन, वो पहली बार इंडेक्स किसने प्रोवाइड किया था, SG डाटे ने। इंसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री, इंसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री अडियर टू, पहली दो फिर से, ऑब्जेक्टिविटी, ऑथेंटिसिटी एंड अपडेटेड। जो हमने जो बोले थे ना कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वही। इंसाइक्लोपीडिया इज हेल्पफुल इन हिस्ट्री एंड नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री इज यूजफुल टू मेक इंसाइक्लोपीडिया। तो अगर आप लोग इंसाइक्लोपीडिया, ये बोल रहा है ना, एक टाइप का तरीका बोल रहा है, इंसाइक्लोपीडिया इज इंपॉर्टेंट टू लर्न हिस्ट्री, और हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है इंसाइक्लोपीडिया बनाने के लिए, यही बात बोला है। इंसाइक्लोपीडिया, अचीवमेंट ऑफ सोसाइटी, national policies, ethical values and ideas influence the structure of an encyclopedia। ये क्या बोलते हैं, encyclopedia अचीवमेंट होती है एक सोसाइटी की। अब समझो कि अगर पाकिस्तान जैसे देश है, वो सिर्फ लिखते हैं अपने इंसाइक्लोपीडिया में, समझो उनकी पाकिस्तान आर्मी, तो वो लिखते हैं कि भारत को कैसे तबाह करना था, अटैक कैसे करना है, फिर अफगानिस्तान को कैसे करना है, वो ये सब सारी चीज़ों की, ये जो मिसाइल ये इंडिया को तोड़ सकती है या फिर अफगानिस्तान को तोड़ सकती है। वहीं पे हम अपना इंसाइक्लोपीडिया पढ़ें डिफेंस से रिलेटेड, इंडिया पीसफुल है,
पीसफुल इन द सेंस अगर हम पे अटैक ना किया तब तक शांत है हम लोग, लेकिन प्रिपेयर जरूर करते रहेंगे। अगर हम पे अटैक करने की सोचोगे तो पहले हम ही अटैक कर देंगे, या तो अगर हम दूसरी बार करेंगे तो इतना करोगे कि खत्म हो जाओगे। तो ये हमारी इंडिया की पॉलिसी है, पढ़ लेना आप लोग। तो इंडिया पीसफुल है, डिसिप्लिन्ड हमारी आर्मी, उनके पास अच्छी मशीन है, फिर भी इंडिया क्या करती है, उसको क्या बोलते हैं कि खराब यूज में नहीं लाती, पीस के लिए आती है हमेशा। ठीक है, पीस में क्या होता है, पैसा बहुत बनता है इसलिए। तो आप देख रहे हो इंसाइक्लोपीडिया, अगर दोनों जगह कितनी फर्क आ रहे हैं, उनके आइडिया क्या है, वैल्यू क्या है, वो पता चल जाता है। द नेशंस फिलोसफी एंड ट्रेडिशंस टू इन्फ्लुएंस द इंसाइक्लोपीडिया। अगर इंडिया की फिलोसफी ग्रोथ को लेके, डेवलपमेंट को लेके, आगे बढ़ने को लेके, अपने कल्चर को बचाने के लिए, तो उसमें दिखेगा उस टाइम पे जो बुक बनेगी। वहीं पे जिसको नहीं है, अपने हेट है, जिसको नहीं फर्क पड़ता, तो उनके में नहीं दिखेगा, उनके में हेटरेट दिखेगा। हेटरेट मतलब एक दूसरे से नफरत दिखाएंगे। Encyclopedias can strengthen our national identity and make us feel proud। तो यही क्या हो सकता है, अगर इंडिया जैसी हमारी इंसाइक्लोपीडिया बनती जाए तो इंडिया का जो कल्चर है, जो एथिक्स है, जो हमारी वैल्यूज है, वो वर्ल्ड में अगर कोई पढ़ेगा, बोलेगा अरे यार इनकी तो सही है यार, तो हमारा एक पूरे नेशन का एक बोलते हैं ना चेहरा सबके सामने आएगा और हम लोग बहुत आगे दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स क्रिएट इंसाइक्लोपीडियाज टू गेन एंड स्प्रेड द नॉलेज। तो इंडिविजुअल जैसे फिर से बोला, या तो ग्रुप बनाएगा या तो इंडिविजुअल, क्या करने के लिए, नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। द कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सोसाइटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इनटू द इंसाइक्लोपीडिया। देखो, अगर कल को इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हमारे अगर साइंटिस्ट आ जाए पूरे, मतलब जो बच्चे सब साइंस जानते हैं और हिस्ट्री भी जानते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना कि यार बंदे तो पूरे वर्ल्ड में एक ही जो साइंस और हिस्ट्री जानते हैं, और दोनों को लिंक करके लोगों के सामने, तो इंटेलेक्चुअल दिखेगा। और जो बंदे सिर्फ हिस्ट्री जानते हैं तो बोलेंगे अरे यार ये लोग की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, सब बहुत डिटेल में जानते हैं। जैसे इंडिया का नाम है मैथ्स में, इंडिया का नाम है आईटी में, तो पूरे वर्ल्ड वाले शौक खाते हैं ना। तो ऐसे अगर इंसाइक्लोपीडिया लिखना शुरू कर दे कोई भी चीज़ के। अब इंसाइक्लोपीडिया मतलब गाइस ये मत सोचिए कि हिस्ट्री की बुक लिख रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपको कोई टॉपिक सर्च करना है, आपसे कोई भी चीज़ करना है, वो वहाँ पे दिया रखा है। जैसे कि अगर आप सर्च करना चाहते हो कि थीसिस क्या होता है, वो दिया है इंफॉर्मेशन। या फिर आप सर्च करना चाहते हो कि ब्लैक होल क्या है, अगेन इंडिया वाले इंसाइक्लोपीडिया पे दिया गया है। ये अचीवमेंट होती है, समझ रहे हो आप लोग। कोई भी टॉपिक पे अगर हमारी इंडिया ऐसी कैपेबल हो जाती है, तो जैसे कि ब्रिटानिका जो थी, इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटेन की थी हमारी ब्रिटानिका, वो पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली फेमस है ब्रिटानिका। तो वो क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है। ओके, वो अच्छी है गाइस बहुत, मैंने खुद सर्च किया उस पर। और सर्च कैसे करते हैं, ऐसे कुछ नहीं, आप टॉपिक सर्च करोगे कोई भी कर लो, जैसे कि आप ले लो चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन के बारे में, तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें वहां पे है। तो आप सोचिए ना, एक ही साइट कितना इन्फॉर्मेशन मैनेज कर रही है। इंसाइक्लोपीडिया ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स। अब देखो, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री एंड रिसर्च स्कॉलर्स फाइंड द, सिर्फ पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच वेयर यूज इन द पास्ट बट हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट लैंग्वेज। तो कुछ वर्ड्स थे, जैसे कि आप देखोगे, एक बताता इरेजर, मैं ये बताता हूँ, ब्राह्मण। और एक आज भी हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं, समझो मैं दो ब्राह्मण क्यों लिख रहा हूँ। उस टाइम पे बहुत पहले जब ब्राह्मण वर्ड आया था, तो ये वो बंदे थे जिनको नॉलेज बहुत था। और नॉलेज किसका था, रामायण एंड महाभारत एंड पुराणास का। आज जो ब्राह्मण हम लोग बोलते हैं, वो भी इसमें भी ये लोग हैं कुछ, लेकिन उसमें ब्राह्मण कौन है, जिनको हम लोग बोलते हैं कास्ट में, हम लोग बोलते हैं जो अपर कास्ट। ये आगे आज नहीं, बहुत पहले डेवलप हो गया। तो देखो, अब जो आज का ब्राह्मण सुना, बोला कि उस टाइम अगर बुक पढ़ रहा है हिस्ट्री में, ब्राह्मण, ही वॉज अ ब्राह्मण, तो वो क्या, अगर कोई हेट करने वाला रहेगा तो हेट करेगा, बोले अरे ये तो ब्राह्मण है। जबकि उस टाइम पे जब ब्राह्मण लिखा गया, तो उसका मतलब क्या, द नॉलेजेबल पर्सन मोस्ट, और जो लोगों को गाइड करते थे, दैट वॉज अ ब्राह्मण। ओके, तो पास्ट में, और कुछ तो ऐसे हैं जो अब भी यूज नहीं होते, पास्ट में थे, उसकी मीनिंग क्या होगी, तो ये भी जानना पड़ता है। तो इंसाइक्लोपीडिया हेल्प करता है। In such encyclopedias, event and names of people who made good name for themselves are given। अभी इंसाइक्लोपीडिया में और क्या हो सकता है, हिस्ट्री वाले में जो बंदे बहुत फेमस थे, जिनका बोलते हैं ना कि सोसाइटी के लिए अच्छा ना काम किया, तो उनका नाम आएगा, और उनके साथ साथ उनके औरतें, बच्चों, जमीन, कैपिटल, पैसा, ये सब आएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंडेक्स ऑन मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स इन अल्फाबेटिकल। तो ये सब तो पर्सनालिटी के बारे में हो गया, वर्ड्स के बारे में हो गया, लेकिन साथ ही साथ इंडेक्स में क्या रहेगा, मैन्युस्क्रिप्ट जो खुद के हाथों से लिखी गई थी, इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स के बारे में होगा। वाई एन काले केलकर हिस्टोरिकल इंसाइक्लोपीडिया इज इंपॉर्टेंट। तो वाई एन केलकर का इंडिया के हिस्ट्री से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है इंसाइक्लोपीडिया। टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, एक होता है चरित्र कोश। दीज आर मॉन्यूमेंट्स ऑफ ग्रेट पीपल हु कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी। तो चरित्र मतलब, चरित्र बोलते हैं ना आदमी का चरित्र, तो ये कैरेक्टर होते हैं, लीडर्स के बारे में होता है। द डिक्शनरीज विच कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन सच पीपल। देखो पीपल के ऊपर ही ध्यान रखना, चरित्र को इज अबाउट पीपल,
टॉपिक के ऊपर नहीं, एंड देयर वर्क इज नोन एज चित्रकोश, ये देखना पड़ेगा। इंडिया हैज अ लेगेसी ऑफ ग्रेट पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट, और जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, तो पीपल के ऊपर रहेगा तो चरित्र कोश, बंदे के बारे में। रघुनाथ भास्कर गोडबोले रोट, देखिए अभी भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए सेम भारतवर्षीय प्राचीन, एंशियंट होता है, प्राचीन मतलब एंशियंट। फिर मिडिवल को मध्ययुगीन चरित्र कोश, ये वाला हमारा आया था 1932 में, 1937 5 साल बाद, और फिर 46 में 11 साल बाद, अरे 9 साल बाद एक आएगा भारतवर्षीय अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब मॉडर्न इंडिया चरित्र कोश इन 3 वॉल्यूम्स। तो भारतवर्षीय देखो सेम है, चरित्र कोश भी सेम है, एक बार प्राचीन, मध्ययुगीन और अर्वाचीन। एक में आप लोग को लिखना है हमारा ईयर 1932, 37 और 46, 9 साल बाद। तो ये किसका था, हमारा रघुनाथ भास्कर गोडबोले की बुक थी। सेकंड पॉइंट तो इससे ही बनेगा, खत्म। ज्ञानकोश श्रीधर व्यंकटेश केटकर एडिटेड 23 वॉल्यूम्स ऑफ महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, हिज रोल बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस कोशिश। तो 23 वॉल्यूम्स थे, तो ऑलरेडी इसको जो कंपाइल करना, कलेक्ट करना, ऐसे चीजों को एडिट भी किया उन्होंने, कुछ कुछ चीजों को क्या किया था, टू एक्सपांड द इंटेलेक्चुअल स्फीयर ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल। तो इन्होंने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन लेके आए तो पब्लिक पढ़ना शुरू की, तो उनका दिमाग बढ़ा। दूसरा, टू फैसिलिटेट वाइडर एक्सेस टू नॉलेज, अब जो पहले कुछ ही चीजें पढ़ रहे थे, अब वो 23 वॉल्यूम्स में पढ़ेंगे, बहुत सारा चीजें अवेलेबल हो गया। द वाइड स्कोप ऑफ देयर आइडियाज, तो नॉलेज बहुत आया, तो उनका आइडिया भी एक्सपांड हुआ, तो अपना स्कोप बढ़ा दिए। एंड टू हेल्प देम अटेन मैच्योरिटी लाइक पीपल ऑफ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री में क्या बोलते हैं, दे आर गुड रीडर्स, एविड रीडर्स बोलते हैं उनको। तो ये काम हम लोग भी पढ़ना शुरू किए। तो पहला क्या किया, जो एक्सेस था वो बढ़ाया मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए। फिर उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा किया, तो उनका जो इंटेलेक्चुअल था, सोचने का जो वो था, होराइजन जो स्कोप था वो बढ़ाए, और हम लोग कैसे हो गए, मैच्योरिटी हमारी कैसे आ गई, डेवलप्ड वर्ल्ड जैसी आ गई। 4 पॉइंट। स्थल कोश, स्थल मतलब होता है प्लेस, कोश मतलब इंसाइक्लोपीडिया। हिस्ट्री शेप्स इटसेल्फ विद इन जोग्राफिकल लिमिट्स, मतलब क्या होता है, अगर हम लोग बोलते हैं पानीपत की लड़ाई थी, तो आप देखोगे पानीपत एक्चुअली प्लेस था। तो हिस्ट्री अगर बिना ज्योग्राफी के पढ़ी जाए तो मजा नहीं देती, और हिस्ट्री बिना ज्योग्राफी के अधूरी है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्थल कोश आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेस विद द डिटेल्स एंड बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट। तो क्या क्या बताते हैं, बैकग्राउंड ऑफ क्यों पानीपत में ही वॉर क्यों हुई थी, क्या ऐसा उस जगह के बारे में था, और वहां पे क्या राजा लोग थे, क्या, तो बैकग्राउंड भी बताएगा और डिटेल भी बताएगा प्लेस के बारे में। थानोपति कंपोज्ड बाय मुनिव्यास, थानोपति मतलब एक स्थान का जो पति है, मतलब उसका ओनर, किसने बनाया था, मुनिव्यास। ऑफ महानुभाव सेक्ट, सेक्ट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, तो महानुभाव जो ग्रुप ऑफ पीपल को बोला था। डिस्क्राइब ऑल द प्लेसेस विजिटेड बाय, किसके द्वारा, चक्रधर स्वामी के द्वारा। तो बुक का नाम, जिसने लिखा द पर्सन, और जिसके बारे में लिखा वो, और वो कौन से सेट के लिए थे वो। प्राचीन भारतीय स्थलकोश बाय द सिद्धेश्वर शास्त्री चित्र इज एन इंपॉर्टेंट स्थलकोश। तो दूसरा एग्जांपल आ गया, स्थलकोश आर हेल्पफुल वाइल राइटिंग हिस्ट्री, किसी भी जगह के बारे में। तो पहली बात तो हिस्ट्री अधूरा वो लिखना है, अब इसमें दूसरा क्या, डिटेल्स देते हैं और बैकग्राउंड के साथ वो जगह के बारे में बताते हैं। थर्ड हमारा मुनि व्यास के बारे में, चक्रधर स्वामी के बारे में था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और चौथा हमारा है जो हमारे सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रों के बारे में था। विश्वकोश, अगेन विश्वकोश मतलब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल बताया था पहले, पूरा ज्यादा इंफॉर्मेशन हर एक चीज के बारे में। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र यशवंतराव चौहान इनिशिएटेड द वर्क ऑफ मराठी विश्वकोश। तो देखिए इन्होंने क्या किया, बीइंग मराठी सीएम, बीइंग महाराष्ट्र के सीएम, इन्होंने बोला कि मराठी विश्वकोश बनाएंगे जिसमें महाराष्ट्र से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। द वर्क ऑफ मेकिंग दिस विश्वकोश स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, ठीक है, तर्क तीर्थ, ठीक है। दिस वर्क वॉज इनिशिएटेड बाय द महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल। तो उन्होंने क्या बोला कि इसको इनिशिएट करते, स्टार्ट इन्होंने किया था, ये लोग ने, मतलब कि इसको लाते हैं। फिर इसको हमारे फर्स्ट सीएम थे महाराष्ट्र के यशवंतराव चौहान जी ने सपोर्ट किया था, बोले कि मुद्दा मैं लेके जाऊंगा, आगे सब तक कराऊंगा। टिल डेट 20 वॉल्यूम्स आर पब्लिश ऑफ दिस विश्वकोश। देयर एसेंस ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज गेट्स यूनाइटेड इन विश्वकोश।
तो जो यहाँ वहाँ हमारे जो हिस्ट्री पड़ी हुई थी वो सब किस में हम लोग को मिल जाती है, ये विश्वकोश में। और ये कुछ हमारे, एक सेकेंड, ये जो हमारे महाराष्ट्र की हिस्ट्री है ये हम लोग को किसने एनरिच किया, विश्वकोश ने हमारी महाराष्ट्र की हिस्ट्री को एनरिच किया। तो नाम दो तीन इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे संस्कृति मंडल का नाम लिखना कि उन्होंने इनिशिएट किया था, स्टार्ट करवाया था। दूसरा जो हमारे को नाम आता है वो फर्स्ट सीएम का नाम लिखना कि यशवंतराव चौहान जी ने इसको ये एक बार बोले थे कि यार बनाते ना हिस्ट्री, तो इसकी वजह से क्या हो गया, 20 वॉल्यूम्स बन गए। और इसकी वजह से हमारे को, और इसका कैसा है होराइजन, कैसा है, यूनिवर्सल नॉलेज, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है इसमें कि ब्रिटिश के साथ कैसे थे, अफ्रीकन के साथ मराठी मराठी हिस्ट्री कैसे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके बारे में। भारतीय ये क्या आ गया, भारतीय संस्कृति कोश, इंफॉर्मेशन कल्चरल कौन, देखो संस्कृति मतलब कल्चर होता है, प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन्स, रिचुअल्स गिवन इन संस्कृति कोश। तो ये सब के बारे में आप लोगों को किस मिला है, संस्कृति में। महादेव शास्त्री जोशी एडिटेड एंड पब्लिश 10 वॉल्यूम। तो देखो एक सेकेंड, महादेव शास्त्री जो हमारे थे उनके जोशी के बारे में एक जगह और पढ़ी थी हमने, वो जगह दिखाना था आप लोग को, चलो देख लेना एक बार, रहेगा सेम, हमने नाम पढ़ा था। अच्छा, ये लक्ष्मण शास्त्री जोशी थे, ओके। देखो यही बताना था, एक लक्ष्मण शास्त्री जोशी थे, और ये हमारे जो है लक्ष्मण, देखो यहाँ पे लक्ष्मण का नाम याद रखना, और यहाँ पे महादेव शास्त्री जोशी, ठीक है। तो दोनों नाम को इस तरह से रिलेट करके पढ़ना। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन रिलीजन, सेक्ट्स, रिलीजियस सेंटर्स, फेस्टिविटीज, रिचुअल्स, मेथड्स ऑफ वर्शिप इन एंशियंट इंडिया। कल्चर क्या होता है, कल्चर हमारा, रिलीजन भी कल्चर का बोलते हैं ना, छोटा सा पार्ट होता है। रिलीजियस सेंटर मतलब कहाँ कहाँ पे लोग जाते थे, जैसे कि आज हम लोग को मालूम है हरिद्वार जाते हैं जो हिंदूज रहते हैं, जो मुस्लिम होते हैं मक्का मदीना जाते हैं। तो रिलीजियस सेंटर्स क्या थे उनके, फेस्टिव मतलब फेस्टिवल क्या थे, रिचुअल्स मतलब कौन कौन से तौर तरीके थे जिससे भगवान का वर्शिप करते थे, मेथड्स ऑफ वर्शिप तो वही तरीके कौन से हुए, वगैन वही सारी चीज़ें थी। ये सब कल्चर का पार्ट है, तो ये सब मेंशन किया गया है इसमें। और सामान्य कोर्स द एक्सप्लेन्स वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ द हिस्ट्री लाइक ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इंपेरियलिज्म, कॉलोनिज्म एंड कम्युनिज्म, जितने भी इज्म वाले वर्ड थे ये हिस्ट्री में हम लोग को ये कोर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट आ रहे सम स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया, जैसे संगीत शास्त्रकर कलवंत यांचा इतिहास बाय द लक्ष्मण दत्तारे जोशी, क्रांति कारांचा, क्रांतिकर कांसा चित्रकोश बाय एस आर टाटे, और स्वातंत्र सैनिक चित्रकोश होना चाहिए बाय एन आर पाठक, ठीक है। एक बार मेरे को नाम चेक कर लेने दो दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड, चैप्टर फिनिश हो चुका है बट आई येट आई हैव टू चेक दीज वर्ड्स, एक सेकेंड। जस्ट अ मिनट दोस्तों। सामान्य कोश सही है गाइस, देखो वहां पे वो सही है। ओके ओके, तो गाइस ये देखो सामान्य, ये जो है ना सामान्य कोश, ये सही है, ठीक है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। दूसरा आप देखो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, संगीत, आपकी पीडीएफ खोला था तो सेम नाम दिया, संगीत शास्त्र व कलावंत, ऐसे पढ़ सकते हैं, कलावंत यांसा इतिहास, तो ये दो व लिख के दिया, ठीक है। अभी क्रांतिकर, ये भी नाम चेक कर लेता हूं, हाँ ठीक है, क्रांतिकर कांसा, ठीक है, ये भी सही है, क्रांतिकर कांसा चित्रकोश भाई। और
स्वतंत्र सैनिक चरित्र कोश बाय एन आर पाठक। तो ये सब सारी चीजें थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो जरूर ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट चीज़ों के साथ आपके सामने पहुंचती रहे और साथ ही आपके मार्क्स एनरिच होते रहे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और मेक श्योर करें कि आप चैनल पर वापस से विजिट करें, क्योंकि इसी तरह से इन्फोटेनिक बोलते हैं ना, इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, बाय 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 बाय।